अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है संजय दीक्षित जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। हम आपका सभी सर को जानते धन्यवाद हैं। और आपका स्वागत। थैंक यू सो मच सर। सभी सर को जानते हैं, उनकी बुक्स भी पढ़ते रहते हैं, उनका चैनल भी देखते रहते हैं। अब तो शायद मेरे ख्याल है 2 चैनल्स हैं सर के, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि एक चैनल और लॉन्च किया है। लेकिन ये कि सर बहुत मुबारक हो आपको उसके लिए भी। और थैंक यू। और सर जो कुछ चल रहा है आजकल आपके यहाँ, एक एक हंगामा है नूपुर के स्टेटमेंट के बाद या उनके टॉक शो के बाद। एक बीच में ये बात कहीं ना कहीं रुक गई थी, फिर दोबारा शुरू हुई और अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर भी बहुत इस पे बहस चल रही है। आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है और ये कैसे सेटल डाउन होगा कि भारत इन इस तरह की चीजों से निकले कि ये छोटी छोटी बातें आपस में जो हो जाती हैं ये ना हुआ करें। देखिए, बात तो वास्तव में छोटी सी ही थी कि किसी ने आपके ऊपर तंज किया, शिवलिंग के ऊपर तंज किया और उसने जो है कुछ तैश में आके कुछ बोल दिया। तो वैसे तो बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर वो हमारे एक ज़ुबैर भाई हैं, आप जानती होंगी, आजकल गिरफ्तार हैं। तो वो ग्लोबल फिगर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ग्लोबल फिगर के चक्कर में उन्होंने उसका एक एडिटेड क्लिप निकाला। एडिटेड क्लिप को उसमें उन्होंने ट्रांसक्राइब किया अरबिक में, और अरबिक में ट्रांसक्राइब करके सारी अरब कंट्रीज़ में उसको चलवा दिया। उनके दोस्त वोस्त तो हैं ही हैं, वो तो अपने आप को फैक्ट चेकर बताते थे। फैक्ट चेकर वालों ने भी जो जिस इंटरनेशनल अलायंस से संबंधित थे, उन्होंने उनको निकाल भी दिया था बाद में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को फैक्ट चेकर ही बताते थे। और फैक्ट चेकर की आड़ में लगातार हम लोग देखते थे कि वो प्रोपेगेंडा करते थे, और वो इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा लगातार करते रहते थे। और कोई यदि क्रिटिसाइज़ करता था या कोई और फैक्ट्स लाइट में लाता था, कोई मुल्ला मौलवियों का जो फ्रॉड होता था या उनकी कोई गलत बात होती थी उसको लाता था, तो उसको आप तो फैक्ट चेक करके जस्टिफाई किया करते थे। ये इनका मुख्य काम था। तो ये जो इशू था, ये कोइंसाइड कर गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट के विजिट से। उनका कतर और ओमान में विजिट था। मुझे लगता है कि ज़ुबैर ने जानबूझ के इसीलिए ऐसे वक्त पे ये किया, क्योंकि वो तुरंत नहीं किया उसने। ये उसने उस वक्त किया जब वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो कतर पहुंच चुके थे या पहुंचने वाले थे। उस टाइम पे उसने किया और जानबूझ के एक इंटरनेशनल इश्यूज़ को बनवाने का प्रयास किया। उसमें फिर थोड़ी हमारे गवर्नमेंट की भी गलती रही कि वो जो है वो उन्होंने बगैर मतलब के कतर जैसे एक कंट्री को अपीज़ करने की कोशिश की। और कतर भारत के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सही पूछा जाए तो। हम उनसे कुछ नहीं लेते, वही हमसे लेते हैं जो कुछ लेते हैं। फूड सिक्योरिटी जो कतर की है वो भारत की वजह से। भारत अगर उनको चावल और गेहूँ भेजना बंद कर दे तो फिर उनको परेशानी हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से लाएंगे, यूक्रेन से तो आजकल आता नहीं। तो थोड़ी इंडिया की इस कमज़ोरी दिखाने से, क्योंकि इंडिया बाकी यूएस को भाव नहीं दे रहा, यूरोप को भाव नहीं दे रहा और कतर के सामने झुक गया। तो उससे ये जो आपके मुल्ला मौलवी जो एलिमेंट है, जो कि भारत में भी काफ़ी है, आप जानती हैं। और चूँकि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला जो है वो काफ़ी लैक्स रहता है, तो उसका वो लगातार फ़ायदा उठाते रहते हैं, लगातार बकवास करते रहते हैं। आप भी सुनती हैं काफ़ी कुछ। या साजिद रशीदी साहब जैसे लोग जो हैं उनको खुला बोलने की इजाज़त है, कुछ भी कहने की इजाज़त है। ये कह देने की इजाज़त है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं होता। ये तो साजिद रशीदी ने मेरे ख़्याल से आपके चैनल पे ही कहा था। जी तो ये जो एक जिसको कहें कि बड़ा टॉलरेंट सा यहाँ का माहौल है, उसका तो ये फ़ायदा उठाते हैं। और ऊपर से नूपुर शर्मा को इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि तुमने ये बोला कैसे, और उसको लेके पहले जगह-जगह इन्होंने मजमे लगाए, जगह-जगह इन्होंने एजिटेशंस किए। खैर, एजिटेशंस की तो ख़ास बात नहीं है, एजिटेशंस तो होते रहते हैं, उसको उसी हिसाब से डील किया गया। और फिर आप जानते हैं कि जो जुनूनी लोग होते हैं तो फिर तो उसी पे आ जाते हैं। तो फिर जो आपके लब्बैक वालों को यहाँ भी सुनते तो होंगे, या खादिम रिजवी के सुनने वाले कोई भारत में कम थोड़े ही होंगे।
नहीं सर देखें, पहले तो खैर वो रशीदी साहब ने मेरे चैनल पे नहीं कहीं और कहा था कि हिंदू मजहब जो है वो कोई मजहब ही नहीं होता, लेकिन लेकिन ये है कि ऐसे लोगों को फिर इस तरह के स्टेटमेंट पे अरेस्ट करना चाहिए ना। इनको अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो फिर तो ये चीज सिलसिला शुरू ही हो जाएगा, या शुरू हुआ हुआ है ऑलरेडी। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग जो हैं वो इस किस्म की जो पिक्चर्स होती हैं देवी देवताओं की, उसके ऊपर जो है मीट रख के सेल कर रहे हैं। मैंने बल्कि रीट्वीट भी किया, यहाँ मैं नहीं दिखा रही क्योंकि लोगों को बुरा लगेगा और खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगा देखकर। तो इसके ऊपर कोई कानून होना चाहिए, कोई सख्त कानून होना चाहिए। सिर्फ सुनते रहना और कहना कि ठीक है जी कोई बात नहीं और हमने जी माफ कर दिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। देखिए कानून तो है, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बराबरी से होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मामले में तो आपने उसको बहुत सख्ती से उसको यूज़ कर लिया और दूसरे मामले में आप बिल्कुल ढीले हो गए। तो अगर मुस्लिम ये चाहते हैं कि जो उनकी जिसको वो गुस्ताखी कहते हैं कि उसके ऊपर जो है वो तुरंत अरेस्ट हो, तो फिर उनके लोग भी जो हैं उनके फिर तुरंत अरेस्ट होने पर उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि साहब कि नहीं कि आप ज़ुबैर के अरेस्ट होने पे तो हमें बहुत सख्त एतराज़ है और उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा जो है उसको तुरंत हो जाना चाहिए, कि नूपुर शर्मा ने आखिरकार जो भी कहा उसका थोड़ा बहुत अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन वो उसने जो भी कहा आप भी जानती हैं कि पूरा मुल्ला मौलाना क्लास तो उसी के घंटियां बजाता रहता है, उसी के फतवे देता रहता है, उसी की तारीखें कहता रहता है, कहता है कि साहब ये तो हज़रत आयशा की हदीस है। तो या तो ये माने कि भाई हदीस नहीं है, और अगर वो हदीस का फैक्ट किसी दूसरे ने कह दिया, उससे अगर मान लीजिए गुस्ताखी हो जाती है, तो फिर ये मान लें कि बहुत सारी हदीसें ही गुस्ताखी करती हैं। ये क्या लॉजिक क्या है? लेकिन मुल्ला मौलाना हो और लॉजिक, इन दोनों का आप जानती हैं कोई इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो तो बगैर लॉजिक के एक अजीब ही सर के क्या बोलते हैं वो बिना सर के अजगर हैं। नहीं सर बिल्कुल, वो तो खैर वाकई में लॉजिक आपस में नहीं होती मौलाना, और उनकी किसी लॉजिक को आपस में उनकी बात करते देखेंगे नहीं आप कि वो किसी तरह की बात ऐसी कर रहे हो जिसमें कोई लॉजिक हो। लेकिन साथ साथ सर अगर इस चीज को आप क्या समझते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है कि दोबारा इस किस्म की सिचुएशन ना हो। साथ साथ ये जो उसके अलावा उदयपुर में भी जो हादसा हुआ, जिस तरह से एक मासूम आदमी को मार दिया गया, उसके ऊपर क्या कानून बना है? बस अरेस्ट कर लिया है, जेल कर देंगे, खत्म। उसके अलावा भी एक और जगह भी, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जगह और भी तो वो ऐसा तो देखिए सुनने में आया था। 302 मर्डर का केस है, उसमें तो फांसी की सजा मुकर्रर है। हम्म, तो अब उसने अगर मर्डर किया है तो उसको फांसी तक की सजा हो सकती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मिनिमम है ही। हम्म, तो वो तो मर्डर की सजा उसको मिलेगी। जो आपने दूसरी बात कही कि ये जो हो रहा है उसमें, जैसे मैं कहता हूँ ना कि बराबरी नहीं है। अब जैसे एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती नदीम, वो राजस्थान में बूंदी में खड़े होके और आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने खड़े होकर तकरीर करते हैं कि हमारे नबी की जो गुस्ताखी करेगा हम उसकी ज़ुबान काट लेंगे, हम उसकी नाक नोच लेंगे, हम उसके हाथ काट देंगे, उसके पैर काट देंगे। 26 दिन तक उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है, और उसके बीच में ये उदयपुर वाली घटना हो जाती है। तो फिर जब पूरे सोशल मीडिया पे हल्ला मचता है कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है, राजस्थान मतलब जिसका हेडक्वार्टर जयपुर है, जहाँ मैं बैठा हुआ इसमें, तो उसको एक नुमाइश के तौर पे गिरफ्तार किया जाता है और अगले दिन उसकी बेल हो जाती है। आप भी जानते हैं बेल कब होती है, जब या तो पुलिस जो है वो उसको अपोज नहीं करे, तो उसमें बेल उसको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि पुलिस अगर अपोज करे ढंग से तो बेल नहीं होती ऐसे मामलों में, ख़ासतौर से जब माहौल जो है चारों तरफ इतना बिगड़ा हुआ चल रहा है। तो उसकी बेल हो गई। तो इस
इन वजहों से फिर जो पब्लिक है, जो मेजॉरिटी पब्लिक है, फिर वो और इन्फ्लेम होती है। फिर उसमें गुस्सा होता है कि ये जो है, ये अपना वोट बैंक बचा रहे हैं, क्योंकि एक कांग्रेस का वोट बैंक है यहाँ पर। मुसलमान जो है वो कांग्रेस के वोट बैंक है, कि ये इस मामले में भी बराबर इंसाफ नहीं करके सरकार जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। तो जब ये लोगों में भावना आ जाती है, लोग धारणा आ जाती है, तो आप देखिए कि फिर जो है ना, मामले काबू से बाहर जाने लगते हैं। अब ये जिस तरह से मुफ्ती नदीम को बेल हुई है आज, उसको लेके अब ये नया माहौल बनने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस जहाँ कांग्रेस का राज है, तो वो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ कहा तो जी न्यूज़ के जो एंकर है रोहित रंजन, उसको पकड़ने के लिए नोएडा पहुंच गई। नोएडा या गाजियाबाद, जो कि यूपी में, वहां पहुंच गई। और इस तरह के जो भड़काऊ बयानात दे रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। वही कांग्रेस की गवर्नमेंट जो राजस्थान की है, वो मुफ्ती नदीम को पकड़ के अगले दिन जो है वो उसको बेल करवा देती है। उसके पास बहाना है, हम क्या करें, कोर्ट ने दी बेल, तो बेल तो कोर्ट देती है। तो लेकिन भाई इस चीज को क्या आप मैं 35 साल एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, मुझे पता है बेल कैसे होती है और बेल कैसे नहीं होती है। मगर सरकार सर के आप रुख इसको बढ़ता से हुआ देख रहे हैं। सरकार के रुख से बेलें जो हैं वो बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि यदि सरकार वहाँ पर खड़े होकर उसको मजबूती से उसकी मुखालफत करेगी, तो बेल आसानी से कोर्ट नहीं देता, कभी नहीं देता। अगर कहे कि साहब कि इसको आप छोड़ देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, कोर्ट कभी नहीं देगा। तो हमने खुद किया है, खड़े होकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंस्ट्रक्ट करके भेजा है कि साहब ये स्टेटमेंट लिख के भेजा है कि अगर आप इसको करेंगे तो इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिगड़ सकती है। कोर्ट ने आज तक कभी, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ खुद, और मैंने कई ऐसे मैटर्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे के भेजे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने ये कहा है कि साहब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना ऐसा है, बेल रिजेक्ट हुई। इससे छोटे केसेस में बेल रिजेक्ट हुई, क्योंकि हमें ऐसा अंदेशा था कि भाई इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। आखिरकार कोर्ट भी पूरा जो सिस्टम है उसका ही तो पार्ट है ना, कोर्ट अलग थोड़ी करेगा। तो ये जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होती है ना, इसकी वजह से बहुत। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में केस जो उमेश कोले वाला जो केस है, ये सरकार, कांग्रेस सपोर्टेड सरकार थी, कुछ नहीं कर रहे थे। अब जैसे ही उसके ऊपर एक्शन शुरू हुआ है, वहां पर जो टेंशन है वो सबसाइड कर गया। अब महाराष्ट्र में वो टेंशन नहीं है जो पहले थे, क्योंकि आप जो है वो ज़बरदस्ती इस मुल्ला मौलाना क्लास को इसलिए सपोर्ट कर रहे हो कि मुल्ला मौलाना क्लास आपको वोट दिलवा देगा चुनाव जब होंगे। और भारत में तो ये स्थिति है कि सब चुनाव तो हर 6 महीने में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, तो इसका मतलब तो आप कभी कोई ढंग का राइट एक्शन लोगे ही नहीं क्या? ये तो क्या बात हुई? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज, ये किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। मैं नए लॉज के बहुत फेवर में नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ जो लॉ है उसको आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। यदि लॉ को आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सर किस बात से थोड़ा सा भारत क्या इस बात से भी डरा हुआ है कि बाकी दुनिया जो है वो कहेगी कि जी माइनॉरिटी को जो है वो तंग कर रहे हैं, या माइनॉरिटी को जो है दीवार से लगाया जा रहा है, इसलिए माइनॉरिटी जो है उसको खुला हाथ दे के जी कुछ भी होता रहे। क्योंकि ओआईसी ने भी इस बारे में बात की थी, और बाकी जगह से भी हम सुनते रहते हैं अक्सर, यूरोपियन कंट्रीज, इवन अमेरिका से भी एक आध आर्टिकल और न्यूज चलती है कि जी अमेरिका भी कह रहा है और दूसरी कंट्रीज भी कह रही हैं कि मुस्लिम्स को जो है वो भारत में सही से नहीं रहने दिया जा रहा। उनको जो है ये भी कहा गया, कई लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि इनके साथ सामान ना खरीदें, इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना रखें। लेकिन खैर रियलिटी तो आप ही जानते हैं, मैं सिर्फ वो न्यूज बता रही हूँ या वो बता रही हूँ जो जो मुझ तक पहुंची। मैं उस पर ये नहीं कह रही कि मैं उस पर यकीन कर रही हूँ।
लेकिन आप क्या समझते हैं कैसे फिर ये चीज लेके? ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी जो नेहरूवियन ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा है कि वो पता नहीं क्यों इस मामले में गिल्ट फील करते हैं कि साहब की पता नहीं क्या इनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, माइनॉरिटी जो सरदार पटेल ने कहा था उसको ध्यान में रखें ना। 1948 में कहा था कि भाई ये कैसी माइनॉरिटी है जो माइनॉरिटी होते हुए एक अलग मुल्क बनवा ले गई। ऐसी होती है क्या माइनॉरिटी? ये सरदार पटेल ने कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकॉर्ड में, मेरी किताब में, वो अलग से अपेंडिक्स में भी डाला हुआ है मैंने उसको। आप देख लें, उसमें माइनॉरिटी क्वेश्चन पे जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है वो उसमें दी हुई है पीछे की तरफ अपेंडिक्स में। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया जो है ओआईसी की तो उसने आज तक परवाह की नहीं। आप जानते हैं ओआईसी तो रूटीन में हर साल में 2 बार कश्मीर का रेजोल्यूशन लेता रहा है, आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से, 50 सालों से, जब से बना है तब से। और यूएससीआईआरएफ जो है, जो कि बेसिकली एक क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। आपको शायद ये जानकारी ना हो कि उसके मेंबर्स को भारत में आने के लिए वीज़ा नहीं दिया जाता है। और ये आज से नहीं है, ये कांग्रेस सरकार के ज़माने से ही है कि यूएससीआईआरएफ को वीज़ा नहीं देते। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ ये माना गया है कि ये पार्टिज़न है, ये किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये प्रेजुडिस्ड है। ये मानकर भारत में उनको वीज़ा नहीं दिया जाता है। जो कुछ भी वो रिपोर्ट लिखते हैं, वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं आपके आईएएमसी वाले, जो आईएसआई के स्पॉन्सर्ड हैं, और इस तरह के जो लॉबिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके बेसिस पे लिखते हैं। और भारत हर साल रूटीन में उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट करता है, हर साल। मतलब एक तरह का रूटीन है ये हर साल वो कुछ न कुछ लिखेंगे और हर साल भारत उसको रिजेक्ट करेगा। तो इस बार क्या स्पेशल हो गया? मुझे तो ये कोइंसिडेंट लगती है कि वाइस प्रेसिडेंट वाज ऑन अ विजिट ऑफ कतर और उनको इन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने फ़ोन किया, और यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो यहाँ थे नहीं। वो यूरोप में बैठ के यूरोप वालों से कह रहे थे कि तुम लोगों का जो सिस्टम है, आई मीन यू कैन इमेजिन कि इंडिया हैज़ बीन टेलिंग यूरोप कि we are not going by your priorities, we will go by our priorities, we will follow our self interest। फॉरेन मिनिस्टर हमारे यूएस में बैठ के ये कहते रहे हैं और उनका बड़ा इफेक्टिव स्टाइल आप देखते हैं। इज अ वेरी माइल्ड मैनर्ड पर्सन, बट व्हाट ही स्पीक्स कैरीज लॉट ऑफ वेट। तो वो यूरोप में वो उस दिन यूरोप में थे, और यहाँ पीछे से ये इन्होंने कतर के सामने जो है वो एक तरह से ऐसा लग गया लोगों को जैसे इन्होंने घुटने टेक दिए। तो ये जो है ना, इसकी वजह से माहौल बिगड़ा। यहाँ पे माहौल बिगड़ा ही इस वजह से सारा का सारा, क्योंकि पब्लिक को 85% पब्लिक को ये लगा कि साहब के इन्होंने ये मुल्ला मौलानाओं के चक्कर में घुटने टेक दिए वहाँ पे, क्योंकि सबका ये मानना था। अच्छा, नूपुर ने माफ़ी भी मांग ली थी। जी बिल्कुल, मैंने देखा था। नूपुर ने माफ़ी भी मांगी कि नूपुर ने जो कुछ कहा उसके पहले जो थे वो मजाक उड़ा रहे थे, तो वो शी हैज़ अ राइट टू रिटॉर्ट, क्यों नहीं करेगी भाई? ऐसा थोड़ी है कि साहब की जो है रिलीजियस फ्रीडम सिर्फ या आपको तो अपने जो भी हैं आपके सिंबल्स या आपके जो भी आपके जो ग्रेट मैन हैं उनकी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, दूसरों की आप मजे से कर लेंगे। कि दूसरों की गुस्ताखी करने का आपको राइट है, लेकिन आपकी गुस्ताखी कोई नहीं करे। दिस कैन नॉट वर्क। तो ये जो पूरा बैलेंस था, ये जो बिगड़ा, उसकी वजह से माहौल खराब हुआ। और सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी तो अदालत ने भी नूपुर को ही इल्जाम दे दिया, सारा उन्हीं के सर सारा मलबा डाल दिया गया कि जी आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? उसका भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। आज ही एक स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट जारी हुआ है
जिसमें मैं भी एक सिग्नेटरी हूँ, उसमें 15 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं, और उन्होंने इसके ऊपर इसकी सख्त ऑब्जेक्शन किया है कि जो मैटर आपके सामने नहीं है उसके ऊपर ये ऑफ द कफ रिमार्क्स आपने कैसे दे दिए। आपके पास अच्छा आपने जो ऑर्डर दिया उसमें भी उसका कोई मेंशन नहीं किया, तो ये कोई आपका पॉलिटिकल थिएटर थोड़े ही है कि उसमें बैठ के आप इस तरह के ऑब्जेक्शन दें। एनीवे वो मामला जो है, अगर आप वैसे देखें तो रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं है, वट एवर दे हैव सेड इज ऑफ द रिकॉर्ड, और वो दैट कैन ऑलवेज बी आर्ग्यूड। कई बार कहा जाता कि नहीं साहब ये तो एडवोकेट और उनके बीच की बात थी। और आजकल क्या है कि सारी चीज़ें जो ओपन में होती हैं तो ये बातें छिपती नहीं, तो इसलिए ये बातें ओपन में आ गई। यही चीज़ अगर 10 साल पहले हुई होती तो किसी को पता ही नहीं होता कि क्या हुआ, क्योंकि आती तो बाहर वही है ना जो रिकॉर्ड पे आती है। रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। और ये सारा जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो ऑफ द रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड चूँकि लाइव ट्वीटिंग होती है सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ पे बैठे रहते हैं लोग और उसको लाइव ट्वीट करते रहते हैं, तो वो सारे रिमार्क्स जो है लाइव ट्वीट होकर पब्लिक में आ गए। बिल्कुल। तो उसका अगर जुडिशली देखें तो इट हैज़ एब्सोल्युटली नो रेकनिंग, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन लोगों ने, सोसाइटी ने एट लार्ज और हिंदूज़ ने एट लार्ज इसको अदरवाइज लिया कि भाई आप किसी को जो आपके सामने नहीं है, जो केस नहीं है, उसके ऊपर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन सर हम यही दुआ करते हैं कि ये चीज़ जो है सॉर्ट आउट हो जाए और इस किस्म की सिचुएशन जो है वो कहीं भी ना हुआ करे, ना भारत में और ना ही कहीं और। थैंक यू जब सो मच तक सर। दुनिया में मुल्ला मौलाना है तब तक तो ऐसा हो नहीं सकता। और वो तो रहेंगे सर, उनको उनको तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है आइंदा भी हम तैयार हैं इस तरह की सिचुएशन के लिए। नहीं, किया क्यों नहीं जा सकता? क्या आपका कर सकते हैं सर? आपका मित्र करता है ना चीन। तो आप चीन बन जाएँ फिर, इसका मतलब है। लेकिन सर सब तो एक जैसे नहीं है ना, कुछ लोग लेकिन सब बेहतर भी होंगे आप ये इनमें। देखिए कि चीन की बुराई ना तो कभी पाकिस्तान करता है ना कभी ओआईसी करता है। मैं करती हूँ सर पाकिस्तान में बैठ के। लेकिन ये कि वो और भी लोग हैं जो कहते हैं और कहना शुरू हो गए हैं। तो ज़ाहिर है अब चाइना अगर हमसे पैसे वापस माँगेगा तो फिर हम उसके पोल तो खोलेंगे ना। तो इसका थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा होपफुली, क्योंकि सुना है चाइना अपने पैसे नहीं छोड़ता। तो जैसे ही चाइना अपने पैसे माँगना शुरू करेगा हम कहेंगे जी अच्छा, मतलब मुसलमानों पे आप क्या कहेंगे, हम पैसे वापस नहीं देते? नहीं, हम कहेंगे मुसलमानों पे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, आप हम उसको यूएन में लेके आप जाएँगे। आपने आपने दुनिया भर की चीज़ें गिरवी रख रखी हैं उसके पास। अब वो कहेगा अच्छा ठीक है, ये एयरपोर्ट हमारे पास है, अब हम कोई जहाज़ नहीं उतरने देंगे यहाँ पे, सिर्फ़ चाइना के जहाज़ उतरेंगे तब? सर वो तो देखा जाएगा लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड नेशन तक लेके जाएँगे, आवाज़ उठाएँगे जब पीआईए भी तो कश्मीर-कश्मीर गिरवी का। रखी हुई है ना। हाँ सर, पीआईए भी है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग भी दे दी है हमने कहा चलो वहाँ से कोई गाने-वाने वो जंगों में वहाँ से तराने बजते हैं तो हमने कहा चाइनीज़ तराने बजा करें, तो अब ये भी होने लगा है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया। ओके, थैंक यू।